डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यूकेपीएससी एई के एग्जाम्स में इरिगेशन का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है और प्रीवियस ईयर में ट्रेंड रहा है कि एस की गर्ग की जो बुक है उसमें लास्ट में एक एग्जाम होता है AMIE। उस एग्जाम के एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। तो ये जो लेक्चर सीरीज है इसमें हम वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हर एक लेक्चर में 40 क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि एक क्रॉप है जिसका बेस पीरियड 120 डेज है, ड्यूटी 1400 हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड है। तो डेल्टा क्या होगा? तो डेल्टा इक्वल होता है 8.64 बी अपॉन डी। ये आता है मीटर में और एमएम में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8.64 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 1400 इंटू 1000। इसको सोल्व करोगे तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि खोसलाज थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है? तो खोसलाज थ्योरी में एग्जिट ग्रेडियंट है, इसकी वैल्यू होती है एच अपॉन डी मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन पाई लेमडा का रूट। लेमडा यहाँ पर डिपेंड करता है अल्फा पे। इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस एल्फा का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। एल्फा है बी और डी का रेशियो। बी यहाँ पर विड्थ है और डी है वो जो डाउन स्ट्रीम में कट ऑफ पाइल दी गई है उसकी डेप्थ है। तो बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि स्लाइट एक्सक्लूडर क्या है? तो स्लाइट नहीं है, ये सिल्ट है। सिल्ट एक्सक्लूडर एक डिवाइस होता है जो कि कैनाल में जो वाटर जा रहा है उसमें से सिल्ट को एक्सक्लूड करता है। हम नहीं चाहते कि कैनाल में ज्यादा सिल्ट जाए। कैनाल में अगर सिल्ट ज्यादा जाएगी तो वो डिपॉजिट होगी और कैनाल की कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो दो मेजर्स हम इसके लिए लेते हैं। एक होता है सिल्ट एक्सक्लूडर जो कि कैनाल में जो वाटर एंटर हो रहा है उसमें से सिल्ट को हटाता है। तो सिल्ट एक्सक्लूडर को हम कैनाल के हेड रेगुलेटर से पहले लगाएंगे तो डी हो जाएगा इन द रिवर एडजेसेंट टू हेड रेगुलेटर, डी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया है कि एक्सपांशन के कारण हेड लॉस क्या होगा? तो एक्सपांशन के कारण हेड लॉस होता है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G और कॉन्ट्रैक्शन के कारण हेड लॉस होता है V2 स्क्वायर अपॉन 2G 1 अपॉन CC का स्क्वायर, सॉरी CC माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कॉन्ट्रैक्शन के कारण, ये है एक्सपांशन के कारण। तो यहाँ पर सी हो जाएगा आंसर। कुछ क्वेश्चंस के वहां पर आंसर गलत भी दिए हुए हैं, जैसे कि इसका वहां पर ऑप्शन ए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिया है कि साइफन एक्वेडक्ट है, इसके अपलिफ्ट के लिए मोस्ट सीवियर कंडीशन क्या है? साइफन एक्वेडक्ट में क्या होता है, ऊपर से कैनाल पास हो रही है और इसके नीचे ड्रेनेज है वो एक साइफन से पास होता है नीचे से। अब कैनाल का जो बॉटम होगा उस पे अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा, नीचे जो ड्रेनेज का वाटर है वो उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा और कैनाल में खुद में जो वाटर प्रेजेंट है वो उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा अपलिफ्ट प्रेशर के, ये इसको स्टेबलाइज करेगा। तो मोस्ट सीवियर कंडीशन कब होंगी? जब जो फोर्स है वो अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है वो मैक्सिमम हो। वो मैक्सिमम तब होगा जब ड्रेनेज में वाटर लेवल मैक्सिमम हो। तो ड्रेनेज है वो हाई फ्लड लेवल पे पास कर रहा है और दूसरी ये है कि कैनाल है वो एम्प्टी है, ड्राई है। अगर कैनाल में वाटर होगा तो वो रेजिस्ट करेगा अपलिफ्ट प्रेशर को। तो ड्राई है तो क्रिटिकल कंडीशन बन रही है सबसे ज्यादा। तो बी हो जाएगा, कैनाल इज ड्राई एंड ड्रेन इज एट हाई फ्लड लेवल। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि बैराज से जो टेक ऑफ ले रही है कैनाल उसका बेड स्लोप क्या रखा जाता है रिवर के बेड स्लोप के कंपेरेटिवली? तो ये रिवर है और इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से कैनाल का ऑफटेक होता है। तो कैनाल का जो बेड स्लोप है उसका रिवर के बेड स्लोप से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि उस एरिया की कंडीशंस क्या है। अगर एलुवियल कैनाल है तो मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी हम उसमें अलाउ कर सकते हैं, डिस्चार्ज कितना पास कराना है, उसके अकॉर्डिंग हम बेड स्लोप रखते हैं और कितना एरिया हमें इरिगेट करना है। तो यहाँ पर डी आंसर होगा। रिवर के बेड स्लोप से किसी भी तरीके से लिंक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि सेम हाइट और टॉप विड्थ का एक अर्थन डैम है, उसको अगर हम कंक्रीट डैम से कंपेयर करें तो किसकी बॉटम विड्थ ज्यादा होगी? अर्थन डैम सोइल का बना हुआ होता है। सोइल की जो स्ट्रेंथ होती है, शीयर स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दोनों ही कंक्रीट के कंपेरेटिवली तो बहुत कम होती है। तो ज्यादा वीकर मटेरियल है अर्थन डैम, तो इसलिए इसकी जो विड्थ है, बेड विड्थ, वो ज्यादा रखी जाती है। तो सी होगा मोर देन दैट ऑफ कंक्रीट डैम। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि गिवन डिस्चार्ज के लिए
पाइप कल्वर्ट के लिए एफ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो जैसे कि ये कोई रोड जा रहा है और इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से कोई ड्रेनेज जा रहा है, तो यहाँ पे हमें ड्रेनेज को रोड के नीचे से पास कराना है और जहाँ से ड्रेनेज फ्लो हो रहा है उसके ऊपर से फिर रोड को हमें काइंड ऑफ ब्रिज जैसा ही सपोर्ट देना पड़ेगा। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं कल्वर्ट। इसमें काफ़ी बार तो हम एज़ ए ओपन चैनल ही इसको फ्लो करवा देते हैं। बट कभी-कभी हम इस तरीके से भी करते हैं कि जैसे ये रोड है और इसके नीचे से ये जो ड्रेनेज है, हम इसको पाइप्स में से फ्लो कराते हैं। जैसे कि ये 2 पाइप डाल दिए हैं कि जो भी ड्रेनेज वाटर है वो इनसे फ्लो होगा। अब एक टर्म होती है एफ्लक्स। कोई रिवर फ्लो हो रही है, कैनाल फ्लो हो रही है, इसमें अगर हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और उसके पास में उसके अपस्ट्रीम में वाटर लेवल है वो राइज़ होता है। जैसे कि ये रिवर फ्लो हो रही है, यहाँ पर कोई ब्रिज है, उसका ये यहाँ पर कोई पियर आ रहा है, तो इसके पास में वाटर लेवल अगर पहले ये था, तो अभी ये इंक्रीज़ होगा और जितने अमाउंट से इंक्रीज़ होता है, इसको बोला जाता है एफ्लक्स। अब जितना ज़्यादा एरिया होगा जो भी हम ऑब्स्ट्रक्शन दे रहे हैं, उतना ही ज़्यादा उसमें एफ्लक्स होगा। अब पाइप कल्वर्ट का अगर हम ओपन चैनल से कंपेयर करें कोई या कोई लार्ज ओपनिंग है जिसमें से इजीली फ्लो हो रहा है, उससे अगर पाइप कल्वर्ट को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली एफ्लक्स है वो पाइप कल्वर्ट में ज़्यादा होगा। क्योंकि अब हमने इसको ऑब्स्ट्रक्ट करके सिर्फ थोड़े से पाइप के एरिया में से फ्लो करवा रहे हैं। तो यहाँ पर सी होगा मोर देन दैट फॉर ए लार्ज ओपनिंग। पर 10th में दिया है कि जो डिफ्लेक्टिंग स्पर होता है जिसको ग्रोइन भी बोलते हैं, उसके एक्सेस ऑफ स्पर और जो अपस्ट्रीम का बैंक है उनके बीच में एंगल कितना होगा? एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा या सेम होगा? तो एक होते हैं रिपेलिंग ग्रोइन जो कि इस तरीके से जो रिवर की फ्लो की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंक्लाइंड होते हैं। एक होते हैं अट्रैक्टिंग ग्रोइन जो कि रिवर की फ्लो की डायरेक्शन में ही इंक्लाइंड होते हैं और एक इस तरीके से होते हैं नॉर्मल ग्रोइन। अब यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग स्पर का थोड़ा कंफ्यूजन है। कुछ बुक्स ने जो ये नॉर्मल वाला है इसको डिफ्लेक्टिंग बोला है और कुछ बुक्स ने जो रिपेलिंग है इसी को डिफ्लेक्टिंग बोला है। यहाँ पर आंसर इसके अकॉर्डिंग दिया है कि रिपेलिंग स्पर ही डिफ्लेक्टिंग स्पर है। इस टाइप के क्वेश्चंस में फिर जो आंसर की में आंसर दिया है वो ही रहता है फाइनल, तो वो ज़्यादा सेफ है कि इसमें जो आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग करें आप। तो अगर इसको हम डिफ्लेक्टिंग मानते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री से कम होगा, तो एक्यूट एंगल होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11th में दिया है कि खोसलाज जो थ्योरी होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, वो कौन से टाइप के स्ट्रक्चर्स पे एप्लीकेबल होती है? तो खोसलाज थ्योरी और ब्लिग्स थ्योरी है, ये सब सरफेस फ्लो की थ्योरी है। सब सरफेस फ्लो मतलब ग्राउंड सरफेस से नीचे जो फ्लो होता है सोइल के अंदर से वाटर का, उसके लिए है। जैसे कि ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, मान लिया कि ये कोई वेयर स्ट्रक्चर है, तो इधर हाई हेड होगा, इधर की साइड लो होगा हेड, तो इसके कारण नीचे की जो सोइल है इसमें इस तरीके से सीफेस फ्लो होगा और सीफेस फ्लो तब होगा जब सोइल है वो परमेबल है, तो सी होगा यहाँ पर आंसर सैंड। क्वेश्चन नंबर 12th में दिया है कि क्रॉस रेगुलेटर है, ये मैन कैनाल पे क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ध्यान से करने वाले हैं क्योंकि क्रॉस रेगुलेटर के 2-3 मेन फंक्शंस होते हैं। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा पूछा गया है। अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखें तो डी में दिया है टू कैरी द कैनाल अक्रॉस द ड्रेन, ये तो काम होता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क का, तो ये गलत हो गया। सी में दिया फॉर नो स्पेसिफिक पर्पज, ये भी गलत है। बी में दिया है टू लेट मैक्सिमम सिल्ट टू बी कैरिड आउट इनटू द ब्रांच कैनाल, तो हम तो नहीं चाहते कि जहाँ पर भी मेन कैनाल ब्रांच कैनाल किसी में भी वाटर जा रहा हो तो उसमें सिल्ट जाए, क्योंकि सिल्ट जाएगा कुछ पॉइंट्स पे वेलोसिटी कम होगी, वहां पर डिपॉजिट होगा और कैनाल की कैपेसिटी को रिड्यूस करेगा। तो हम तो मिनिमाइज करना चाहते हैं जो सिल्ट एंटर हो रहा है उसको, तो ए होगा यहाँ पर टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ सिल्ट एंटरिंग द ब्रांच कैनाल। इसके अलावा इसके मेन फंक्शंस होते हैं कि कैनाल सिस्टम में जो फ्लक्चुएशन है उनको कंट्रोल करता है, और अगर कहीं पर लो डिस्चार्ज है तो क्रॉस रेगुलेटर है वाटर लेवल को राइज कर देता है और इसके कारण हमें जितना भी ऑफ टेक चैनल में सप्लाई करना है हम इजीली कर पाते हैं। एक इसका ये भी मेन फंक्शन होता है कि अगर डाउनस्ट्रीम में कहीं पर रिपेयरिंग वगैरह चल रही है तो ये कट ऑफ कर देता है सप्लाई को। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि इवोपोरेशन किससे मेजर करते हैं? तो ओपन पैन होते हैं जिससे कि इवोपोरेशन मेजर करते हैं। एक ओपन पैन होता है जो कि ऊपर से नेट से कवर्ड होता है, ये इसलिए कि बर्ड्स वगैरह इसमें से पानी ना पिए, और इसको ओपन फील्ड में रख देते हैं और फिर देखते हैं कि कितना इसमें लॉस हो रहा है, वो यही फिर इवोपोरेशन को रिप्रेजेंट करता है। लीजीमीटर होता है, ये इवोपोट्रांसपिरेशन को मेजर करता है,
ये भी ऐसा एक टैंक होता है, लेकिन इसके अंदर मिट्टी भरते हैं, प्लांट्स लगाते हैं और फिर इसको सॉइल के अंदर इस तरीके से रखते हैं कि इसका टॉप है वो ग्राउंड सरफेस के लेवल पे हो, और फिर हम इसमें वाटर ऐड करते हैं, जो ड्रेन आउट हुआ वाटर उसको मेजर करते हैं, और इसके बाद जो लॉस हो रहा है वो फिर इवोपोट्रांसपिरेशन के इक्वल होगा। इनफिल्ट्रोमीटर है, इनफिल्ट्रेशन मेजर करने के काम में आता है। तो ए हो गया यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि साइमंस टाइप जो रेन गेज है ये एक नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है, तो इसका कलेक्टिंग डायमीटर क्या होगा? तो याद रखना है, काफी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, बी होगा 12.7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि होल ऑफ इंडिया का एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या है? तो ये 117-118 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि कोफर डैम क्या है? तो कहीं पर अगर हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना है, डैम बनाना है और डाइवर्जन स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमें वहां पर वाटर को डिवाटर करना पड़ेगा, और जो वाटर इसके आसपास आ रहा है उसको रोकना पड़ेगा, जो आया हुआ है उसको डिवाटर करके फिर हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कोफर डैम को यूज करते हैं कि यहाँ पर एक कोफर डैम बना दिया, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, और काफी बार ये मूवेबल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ला के रख दिया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन होने के बाद वापस यहाँ से हटा दिया, तो ये वाटर के फ्लो को रोकता है और कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं इजीली। तो ए में दिया काइंड ऑफ ग्रेविटी डैम, तो जरूरी नहीं है ग्रेविटी टाइप का डैम हो, डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल हम उसमें यूज कर रहे हैं। बिल्ट टू प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट एरियाज, ये भी नहीं है। सी में दिया टेम्परेरी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड टू एक्सक्लूड वाटर फ्रॉम द वर्क एरिया ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, तो ये एक्यूरेट है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि इनुडेशन इरिगेशन सिस्टम है, इसमें क्या होता है? इनुडेशन इरिगेशन सिस्टम में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो सप्लाई किया जाता है फील्ड में, उसको पूरा सेचुरेटेड करा देते हैं और एक्स्ट्रा वाटर को ड्रेन आउट कर देते हैं, ताकि बाद में फिर वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो। और ये तब करते हैं जब स्पेसिफिकली फ्लडेड सिचुएशन हो, जब हमारे पास एक्सेस वाटर हो, रिवर में फ्लड आ रहा है, तो इसको ऑप्ट किया जाता है। तो इस पर डिपेंड करता है, काफी बार डाइवर्जन हेडवर्क होता है, कहीं डैम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसमें डाइवर्जन स्ट्रक्चर भी हो सकता है, उसके साथ में रेगुलेटर भी होता है, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि एल्कली सॉइल्स होते हैं, इनको हम कैसे रिक्लेम कर सकते हैं? तो सॉइल में अगर Na2CO3, Na2SO4, NaCl, ये एल्कली सॉल्ट हैं, ये अगर ज़्यादा अमाउंट में हैं, ये हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए, NaCl के कंपेरेटिवली ये ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसको सॉइल से रिमूव करने के लिए हम करते हैं लीचिंग। लीचिंग ये प्रोसेस है जिसमें कि फ्लडेड कर देते हैं हम सॉइल को खूब सारा वाटर डाल के, एल्कली सॉल्ट्स हैं ये इसमें डिजोल्व हो जाते हैं, फिर ये या तो बहुत नीचे परकोलेट होकर चले जाते हैं या फिर हम वाटर को ड्रेन आउट कर देते हैं। अब अगर कहीं पर Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है, तो फिर हमें जिप्सम ऐड करना पड़ता है। जिप्सम ऐड करते हैं तो ये Na2CO3 है, ये SO4 के साथ में रिएक्ट करके Na2SO4 बना लेता है, जो कि डिजोल्व हो जाता है इजीली, और लीचिंग से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो एल्कली सॉइल्स रिक्लेम्ड बाय एडिशन ऑफ जिप्सम एंड लीचिंग। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि ग्रोइन है जो अपस्ट्रीम में पॉइंट कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोला जाता है रिपेलिंग, ये रिपेलिंग स्पर होते हैं, ऑप्शन बी। इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा ये हिंट आप यूज कर सकते हो कि ये फ्लो की डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में है ऐसे, तो ये अपोज करते हैं, रिपेल करते हैं फ्लो को, और ये जो अट्रैक्टिंग वाले हैं ये फ्लो की डायरेक्शन में ही है, तो ये उसको अट्रैक्ट करते हैं, फ्रेंडली है उसके साथ। और इनका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है 60 to 80 डिग्री होता है, और जो बैंक है उससे वाटर को रिपेल करते हैं, बैंक को प्रोटेक्ट करते हैं वाटर से। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि केमिकल डाइल्यूशन मेथड होता है जो स्ट्रीम गेजिंग का, वो आइडियली कहाँ पर सूटेबल है? तो डाइल्यूशन गेजिंग क्या होता है कि हम उसमें जो रिवर है जिसका डिस्चार्ज मेजर करना है, उसमें एक ट्रेसर डाल देते हैं कि क्यू इसका डिस्चार्ज था, और हमने स्मॉल क्यू की रेट से एक ट्रेसर डाल दिया। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि कितना यहाँ पर कंसंट्रेशन है, और मास कंजर्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि पहले मान लिया कि इसमें ट्रेसर का कुछ भी अमाउंट नहीं था रिवर में, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन थी 0, यहाँ पर कंसंट्रेशन थी C, और कंबाइंडली जो कंसंट्रेशन है वो है C2। तो C2 इंटू Q प्लस Q विल बी इक्वल टू
Q इंटू C1 सॉरी प्लस Q इंटू C। तो ये C तो 0 है, तो ये टर्म तो 0 हो गई और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब स्मॉल q हम करा रहे हैं डिस्चार्ज, तो हमें पता है कि क्या रेट है, कंसंट्रेशन भी हमें पता है, डाउनस्ट्रीम की कंसंट्रेशन C2 हम मेजर कर सकते हैं, ये C1 है जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं इसमें स्मॉल q डिस्चार्ज की रेट से C1 कंसंट्रेशन पे। तो स्मॉल जो टर्बुलेंट स्ट्रीम होती हैं वहाँ पर करंट मीटर हम यूज़ नहीं कर सकते, और वो टर्बुलेंट है तो वहाँ पर मिक्सिंग भी अच्छे से होती है, तो इनके लिए ये बेस्ट सुटेबल रहता है, बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिए है कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वो मिनिमम वाटर अवेलेबल है सोइल में, जिस पर कि प्लांट है वो परमानेंटली विल्ट हो जाता है। अब अगर हम उसको मॉइस्चर प्रोवाइड भी करें, वाटर ऐड भी करें, तो वापस से वो प्लांट है वो रिकवर नहीं कर पाता, और ये प्रॉपर्टी है सोइल की, तो भी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर है वो कौन से में होता है। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है ड्रिप इरिगेशन की, उसके ऊपर आता है स्प्रिंकलर इरिगेशन, और उसके ऊपर जो भी ये सरफेस इरिगेशन के मेथड्स हैं ये आते हैं। तो यहाँ पर स्प्रिंकलर इरिगेशन हो जाएगा। इसके और एडवांटेजेस हैं कि इरोजन की इशू नहीं होता इसमें, वाटर का एप्लीकेशन है वो काफ़ी यूनिफॉर्म होता है, इरिगेशन को हम बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं पर लाइट इरिगेशन करना है, छोटे प्लांट्स हैं, तो वो हम इससे इजीली कर सकते हैं। लैंड का कोई प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, जो कि सरफेस इरिगेशन के जो फ्लडिंग वगैरह है, बेसिन फ्लडिंग, इन सब में रिक्वायर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि एक अर्थन कैनाल है, तो रफनेस कोफिशिएंट क्या होगा। तो IS कोड है ये एक इसका, इसमें ये टेबल दी गई है कि सीमेंट के लिए वैल्यू ये होगी, वुडेड प्लांट अगर है जो लाइनिंग तो एन की वैल्यू ये होगी। ये एन है जो मैनिंग इक्वेशन में हम यूज़ करते हैं, 1/n r⁻²/2/3 s⁻1/2, ये एन है ये। और अर्थन के लिए अगर वेजिटेशन है तो 0.050 होगा, नहीं है तो 0.0225 होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आप नहीं कर पाओगे जब तक आपने ये सेम क्वेश्चंस पहले नहीं किए हैं, क्योंकि इतना पर्टिकुलर डेटा कोई भी स्टूडेंट याद नहीं रख सकता। तो इसके लिए बेस्ट अप्रोच यही है कि आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो, और उस टाइप के क्वेश्चंस करो जिसके टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि डाउनस्ट्रीम लेवल्स में जो रेट्रोग्रेशन होता है, जिसको हम जनरली कंसिडर करते हैं जब वियर और बैराज का डिजाइन करते हैं, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जब हम कोई वियर या बैराज बनाते हैं तो क्या होता है कि उसका डाउनस्ट्रीम में जो बेड है, जैसे कि ये वियर है, उसमें इरोजन होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाने के कारण इसका जो डाउनस्ट्रीम का जो फ्लो हो रहा है उसमें स्लोप कम हो गया, स्लोप कम होने के कारण वेलोसिटी रिड्यूस हुई है और सिल्ट कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है, और इसलिए इस वियर स्ट्रक्चर के आसपास सिल्ट डिपॉजिट होने लग जाता है, और इसके डाउनस्ट्रीम में जब वाटर पहुंचता है तो उसमें सिल्ट कम बचता है कंपेयर टू इस सिल्ट कैरिंग कैपेसिटी। रिवर में क्या होता है कि अगर सिल्ट कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा रिवर में सिल्ट है तो डिपॉजिट होगा, कम है तो वो फिर इरोजन होगा। तो डाउनस्ट्रीम में इरोजन होता है, इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेशन। और ये रेट्रोग्रेशन से क्या होता है, टोटल एनर्जी लाइन है वो नीचे जाती है, हेड लॉस है वो इंक्रीज होता है। तो इसको हम कंसिडर करते हैं, और कुछ प्रीवियस जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं पहले के, उनमें इसको ऑब्जर्व किया गया, और ऑब्जर्वेशन में ये मिला पंजाब में कि 1.2 से 2.2 मीटर तक का रेट्रोग्रेशन हो सकता है। ऐसा लगता है कि अगर हाई फ्लड लेवल है, ज़्यादा हाई डिस्चार्ज है तो रेट्रोग्रेशन ज़्यादा होता है, बट इसका अपोजिट पाया गया कि हाई मैग्नीट्यूड होता है, अगर लो वाटर लेवल है तो रेट्रोग्रेशन का हाई मैग्नीट्यूड होगा, और अगर हाई फ्लड लेवल है तो रेट्रोग्रेशन है वो ओनली 0.3 टू 0.5 ही होगा। तो सी हो जाएगा, लो वाटर लेवल्स पे हाई होगा, हाई फ्लड स्टेज से कंपेयर करें तो। क्वेश्चन नंबर 25 में दिए है कि यूएस स्टैंडर्ड जो पैन है इवोपोरेशन मेजर करने का, उसका कोफिशिएंट क्या होता है। क्या होता है कि जो पैन होता है हम उससे इवोपोरेशन मेजर करते हैं, फिर उसको एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको एग्जैक्टली फील्ड कंडीशन से सिमुलेट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड एरिया है और फील्ड कंडीशंस के जैसे नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन है, तो एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके हम उससे एक्चुअल इवोपोरेशन कितना हो सकता है वो निकालते हैं। तो यूएस वेदर जो
इवोपोरेशन पान है उसके लिए इसकी वैल्यू होती है 0.7, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है अगर कहीं पर हमारे पास रेटिंग कर्व है किसी स्ट्रीम के, तो उसका डिस्चार्ज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? और तो रेटिंग कर्व क्या होता है कि ये वाटर लेवल है, या हम कह सकते हैं डेप्थ ऑफ फ्लो है रिवर का, और ये डिस्चार्ज है। तो कोई भी रिवर है, इसका किसी पॉइंट पे अगर डेप्थ ऑफ फ्लो या वाटर लेवल हम जिसको कह सकते हैं, ये अगर पता है ये बॉटम लेवल है और ये इस लेवल पर रिवर फ्लो हो रही है, तो अगर ये पता है तो इस ग्राफ से हम रीड कर सकते हैं कि डिस्चार्ज कितना होगा। तो अगर रेटिंग कर्व हमारे पास है तो हमें सिर्फ स्टेज चाहिए। स्टेज किसको बोलते हैं? ये जो डेप्थ ऑफ फ्लो है इसको बोलते हैं स्टेज। तो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट है उसको प्रोपोर्शनल आउटलेट कब बोलेंगे? जब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो कितनी हो। तो पहले तो हम समझते हैं कि होती क्या फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को एफ से डिनोट करते हैं और ये रेशियो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन द आउटलेट। क्यू यहाँ पर आउटलेट का डिस्चार्ज है और कैपिटल क्यू है ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी की चैनल है उसका डिस्चार्ज है। तो इनका रेशियो होता है क्यू, और क्यू है ये फंक्शन होता है हेड का इस तरीके से। तो हम डी क्यू निकाल सकते हैं, इसको डी क्यू को क्यू से डिवाइड कर दें तो डी क्यू अपॉन क्यू, और इधर ये बच जाएगा एम अपॉन एच। इसी तरीके से ये कैपिटल का भी हम डी क्यू निकाल सकते हैं, तो ये डी क्यू अपॉन क्यू आ गया। तो ये आती है फ्लेक्सिबिलिटी की इक्वेशन। फ्लेक्सिबिलिटी आउटलेट तब होता है जब एफ 1 के इक्वल हो जाए, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के डिस्चार्ज में जितना चेंज कर रहे हैं उतना ही चेंज हमें मिल रहा है आउटलेट के डिस्चार्ज में। तो ए हो जाएगा इक्वल टू यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी है उसके अजम्पशन क्या है। तो दो मेन अजम्पशंस होते हैं इसको। तो एक तो होता है टाइम इनवेरियंस, कि किसी गिवन जो इफेक्टिव रेनफॉल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट रन ऑफ होगा वो टाइम इनवेरिएंट है। टाइम इनवेरिएंट है मतलब हमने अभी मेजर किया कि 3 सेंटीमीटर के इफेक्टिव रेनफॉल के लिए कोई किसी पर्टिकुलर टाइम पे डिस्चार्ज आ रहा है 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये 3 सेंटीमीटर का डिस्चार्ज अगर 10 दिन बाद भी होता है, ये सुबह होता है, शाम को होता है, उसका फर्क नहीं पड़ता है। इस 3 सेंटीमीटर के डिस्चार्ज के लिए डायरेक्ट रन ऑफ है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर रेनफॉल के स्टार्ट होने के उस पर्टिकुलर टाइम के बाद में डिस्चार्ज इतना ही होगा। और दूसरा होता है लीनियर रेस्पॉन्स। तो अगर रेनफॉल एक्सेस को अगर हम आर से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले रेनफॉल एक्सेस था ये कुछ R1 और अभी ये इसका इतना टाइम्स हो गया है, तो जो डायरेक्ट रन ऑफ है वो भी उतना टाइम्स होगा। मतलब डायरेक्ट रन ऑफ और इफेक्टिव रेनफॉल है ये लीनियरली रिलेटेड है एक दूसरे से। तो बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि किसी भी प्लेस में जो रेनफॉल है उसको हम इंडिकेट करते हैं कि अबो है या बिलो है ये नॉर्मल रेनफॉल से। तो ये नॉर्मल रेनफॉल क्या होता है? तो नॉर्मल रेनफॉल के लिए हम क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर मंथ का डेटा लेते हैं एक लंबे टाइम का, जो कि मोस्टली 30 टू 35 ईयर्स होता है। तो 30 टू 35 ईयर्स का उस मंथ का डेटा लेके उसका एवरेज निकालते हैं और उससे फिर हम कंपेयर करके बताते हैं कि ये अबो है इससे या लो है। तो डी होगा एवरेज मंथली रेनफॉल फॉर द सेम मंथ कंप्यूटेड फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि राइस की कोर वाटरिंग डेप्थ क्या होती है। तो ये 3 हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। राइस का 19 है, वीट का 13.5 है और शुगर कैन का 16.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि डाइवर्जन हेडवर्क जो प्रोवाइड करते हैं, ऑफ टेक लेता है कैनाल वहाँ से उसके पास में, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो डाइवर्जन हेडवर्क का मेन फंक्शन होता है कि वाटर लेवल को राइज करे ताकि हम कैनाल में वाटर को सप्लाई कर पाए। यहाँ पर इसमें जो आंसर दिया है इसके कर्व में, इसका स्टोर वाटर दिया है बट ये नहीं होगा। डाइवर्जन हेडवर्क का मेन पर्पज होता है रेज करना, और जो डैम होते हैं उनका मेन पर्पज होता है स्टोर करना। तो यहाँ पर ए होगा टू रेज द वाटर लेवल इन द रिवर। और इसके अलावा मेन फंक्शंस होते हैं कैनाल में जो वाटर सप्लाई है उसको रेगुलेट करता है, सील्ट की एंट्री को कंट्रोल करता है, रोकता है, सम पॉन्डेज प्रोवाइड कराता है। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि गाइड बैंक है उसका जो डाउन स्ट्रीम एक्सपांशन हेड होता है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है। तो इस तरीके से ये होता है गाइड बैंक, जहाँ पे अगर कहीं पर हमें रिवर का जो फ्लो है क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको अगर हमें रिड्यूस करना है तो हम इसको प्रोवाइड करते हैं।
तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये अपस्ट्रीम साइड है, ये डाउनस्ट्रीम साइड है, और ये इस तरीके से होता है डाउनस्ट्रीम साइड में, और ये बीच में जो एंगल बनता है ये होता है 45 टू 60 डिग्री। डाउनस्ट्रीम वाला ये बी हो जाएगा। अगर अपस्ट्रीम का पूछा जाए तो ये होता है 120 डिग्री टू 145 डिग्री। ये अपस्ट्रीम का हेड है, ये एक्सपेंशन हेड है इस तरीके से, और ये डाउनस्ट्रीम का है। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि डायरेक्ट रन ऑफ किससे बना होता है। तो टोटल रन ऑफ होता है, उसमें एक होता है बेस फ्लो, जो कि वाटर है जो डी परकोलेट कर गया, वो वाटर टेबल को ज्वाइन कर लिया उसने, वो होता है बेस फ्लो। इसके बाद कुछ वाटर है जो सरफेस के ऊपर फ्लो हो रहा होता है, इसको बोला जाता है सरफेस फ्लो, जैसे कि ये सरफेस के ऊपर 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 इस तरीके से फ्लो हो रहा है। और एक होता है सब सरफेस फ्लो, जिसको इंटरफ्लो भी बोलते हैं। ये वाटर है जो कि ग्राउंड सरफेस के अंदर तो पेनिट्रेट कर गया, बट डीप परकोलेट करके वाटर टेबल को नहीं ज्वाइन किया, बल्कि ये इस तरीके से जो रिवर का बेड स्लोप है उसके पास पास में कुछ डेप्थ पे फ्लो होते होते आगे जाके रिवर को ज्वाइन कर लेता है। तो अब जो सब सरफेस रन ऑफ या इंटरफ्लो है, उसको और सरफेस फ्लो को कंबाइंडली बोलते हैं डायरेक्ट रन ऑफ। तो सी हो जाएगा। क्विक रिटर्न फ्लो भी बोला जाता है इंटरफ्लो को, क्योंकि ये डीप परकोलेट नहीं होता और क्विकली ये वापस से रिवर में रिटर्न होता है। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है कि साइफन एक्वेडक्ट है, उसमें जो ड्रेनेज वाटर है जो बैरल्स में से फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी रखी जाती है। तो साइफन एक्वेडक्ट में कैनाल है वो ऊपर से पास होती है, इसके नीचे ड्रेनेज है वो साइफन से पास होता है, और साइफन है वो फ्लो हो रहा होता है वो एक बैरल से काइंड ऑफ पाइप होता है, जिसमें वेलोसिटी रखी जाती है 2 to 3 मीटर पर सेकेंड। कोई लॉजिक नहीं है, क्वेश्चन पहले देखा है तो कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 35 में दिए है कि मैन कैनाल्स में क्रॉस रेगुलेटर है, ये क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। तो क्रॉस हेड रेगुलेटर है, ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कैनाल के अक्रॉस कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ताकि जो वाटर लेवल है कैनाल के अपस्ट्रीम में उसको रेगुलेट किया जा सके। कहीं पे वाटर लेवल को हमें इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, वो हम इसकी हेल्प से करते हैं। पर स्पेसिफिकली पूछा जाए कि कैनाल में हेड को कैसे रेगुलेट करते हैं, तो वो काम होता है कैनाल हेड रेगुलेटर का। क्रॉस हेड रेगुलेटर इतनी हेल्प करता है कि वाटर लेवल को इंक्रीज कर देता है, तो फिर एडिक्वेट सप्लाई हम अलाउ कर सकते हैं जो ऑफटेक कैनाल है उसमें। तो फर्स्ट में किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये रेगुलेट करता है वाटर सप्लाई को, तो ये रेगुलेट नहीं करता है। कितनी सप्लाई जानी है ये डिसाइड नहीं करता है वो चीज़, ये हेल्प करता है अगर सप्लाई कम है, हेड को हमें इंक्रीज करना है तो ये वो उसमें हेल्प करता है। बी में दिया रेगुलेट वाटर सप्लाई इन मैन कैनाल, तो इसके लिए हेड रेगुलेटर हम देते हैं। सी में दिया रेगुलेट एक्सेस फ्लड वाटर, तो इसके लिए कैनाल एस्केप होते हैं। डी में दिया हेड ऑफ वाटर फॉर एडिक्वेट सप्लाई इनटू द ऑफ टेकिंग चैनल, तो डी मोस्ट एक्यूरेट है, तो ये करेक्ट होगा। यहाँ पर जैसे ऑप्शन सेकंड में दिया है कि हेल्प करता है एस्केप को, कहीं पर एस्केप से हमें वाटर निकालना है तो वहां पर हम क्रॉस रेगुलेटर प्रोवाइड करके एस्केप से जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको रेगुलेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसको। बट मेन फंक्शन इसका है कि हेड ऑफ वाटर फॉर एडिक्वेट सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर मटेरियल है, कोई सोइल है, उसका अगर हम यूनिट वॉल्यूम लें और उसमें से हम कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ग्रेविटेशनल फोर्सेस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इनका रेशियो है, ये क्या होगा। तो ये रेशियो होता है स्पेसिफिक यील्ड, कि इतना मीटर क्यूब का एक्यूफर है, इसमें से हम इतना मीटर क्यूब वाटर है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस से ड्रेन आउट कर सकते हैं, और जो बचता है उसका अगर हम रेशियो लें टोटल वॉल्यूम के साथ में तो वो होता है स्पेसिफिक रिटेंशन। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए जो यूजफुल सोइल मॉइस्चर है वो क्या है। तो काफ़ी बार आप पढ़ चुके होंगे, ये तो अब तक कैपिलरी वाटर होता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्लांट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ग्रेविटी वाटर है, ये ड्रेन आउट हो जाता है, ज़्यादा टाइम तक अवेलेबल नहीं रहता सोइल में, तो ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है, पहले भी आया ये क्वेश्चन, कि नॉर्मल एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या है, तो ये 119 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है कि एक कैनाल है जिसका डिस्चार्ज 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड से ज़्यादा है, तो उसका फ्री बोर्ड क्या होगा, क्या रिकमेंडेड फ्री बोर्ड है उसका। लाइन्ड कैनाल है वो, तो लाइन्ड कैनाल के लिए एक IS कोड है जिसमें कि ये टेबल दी गई है कि अगर डिस्चार्ज 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड से ज़्यादा है तो फ्री बोर्ड 0.75 होगा, 3 to 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड है तो 0.6 होगा,
1 to 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड है तो 0.5 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि एक लैंड है वो वाटरलॉग्ड कब होती है? तो अगर प्लांट की जो रूट ज़ोन है, वाटर टेबल उस तक आ गई है, जैसे कि ये प्लांट की रूट ज़ोन है, वाटर टेबल यहाँ पर है। अब वाटर टेबल अगर राइज़ होके इसके रूट ज़ोन के अंदर कहीं आ गई है, तो इसकी रूट ज़ोन में कुछ एरिया ऐसा होगा जो कि हमारा हमेशा सैचुरेटेड रहेगा और वो प्लांट की ग्रोथ को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग। एक ही कांसेप्ट होता है इसका कि वाटर टेबल है वो रूट ज़ोन में आ गई है, या हम ये भी कह सकते हैं कि रूट ज़ोन के जो पोर्स हैं वो सैचुरेटेड है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट में हम आगे के 40 क्वेश्चंस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें रिपीट भी हो रहे हैं तो मैं उनको अवॉइड कर रही हूँ, और कुछ-कुछ क्वेश्चंस मुझे बहुत ही बेसिक लग रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है आपने अगर गुप्ता एंड गुप्ता की है तो कर लिए होंगे। उनको भी मैं बहुत ईज़ी वालों को स्किप कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।